हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। आज की इस वीडियो से अपनी शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी को। और सबसे फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं अपने ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इस चैप्टर को अपने कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो से। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में। तो अपने जानते हैं कि ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटिव स्टडी करता है, इंपेरिकली और प्रैक्टिकल स्टडी करता है। यानी कि ज्योग्राफी अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं कई सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ स्टडी करता है, कई सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी करता है। यहाँ पर अपने फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को कंबाइंड कहते हैं, अपने स्टडी करते हैं, और ये प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को नॉलेज देता है। ये बात अपनों ने जानी। उसके बाद बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी होता है वो अपने को स्टडी करवाता है हर एक जो इवेंट है, अर्थ के सरफेस पे होने वाले जो इवेंट्स है, अकॉर्डिंग जो टाइम के अकॉर्डिंग होने वाले जो इवेंट्स है, इनकी अपने स्टडी अगर करते हैं तो वो ज्योग्राफी में करते हैं। भी कोई भी चीज़ कहाँ पे कैसी घटना घट रही है, कहाँ पे माउंटेन्स बन रहे हैं, कहाँ पे ह्यूमन है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, इन सारी चीज़ों की अपनी जो स्टडी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं किस में करते हैं, ज्योग्राफी में करते हैं। अब आगे बात करें तो अपने जानते हैं कि जो अर्थ है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक को बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक आता है जिसमें ह्यूमन बींग यानी कि जिसमें लाइफ फॉर्म्स आते हैं। इन दोनों की अपने स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी में अपने क्या स्टडी करते हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल जितने भी फिनोमेना है, यानी कि अपने स्टडी करते हैं माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, सोइल्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में। इन सारी चीजों की जब अपने स्टडी करते हैं तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं। वहीं पे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जब अपने स्टडी करते हैं तो उसमें अपने स्टडी ये करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी जो ये अपना ये फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसका और ह्यूमन का आपस में कैसा इंटरेक्शन है, इनकी स्टडी को ही अपन ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमारे ये समझ में आता है सबसे पहला कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो फिजिकल ज्योग्राफी से सेपरेट नहीं है, ये इनसेपरेबल है। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी इनसेपरेबल है, ये अलग अलग नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करोगे तो अपने आप ही आप फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी कर लोगे, क्योंकि अगर अपने को ये जानना है कि कहीं पे किसी पर्टिकुलर एरिया में लोग ज्यादा क्यों रहते हैं तो अपने को वहां पे ये पता करना होगा कि वहां का हो सकता है क्लाइमेट कैसा हो, प्लेजेंट क्लाइमेट हो सकता है वहां का जो जो अपना लैंड सरफेस है, वो टेरेन जो वहां का है वो पर्टिकुलर कैसा होगा, प्लेन एरिया होगा, यानी कि वहां का लैंड फॉर्म कैसा होगा, प्लेन होगा, हो सकता है वहां की सोइल फर्टाइल हो सकता है वहां पे वाटर अवेलेबल अच्छा हो। तो ये सारे के सारे फिनोमेनन कौन से फिजिकल वाले हैं। तो अपने आप ही जब हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी कर लेते हैं। इसी बेस पे शुरुआत में यही ड्यूअलिज्म उठा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी स्टडी कैसे करें। ड्यूअलिज्म का मतलब दो मतभेद होना, कि दो भेद होना, कि कईयों ने कहा था कि अगर अपने को ज्योग्राफी की स्टडी करनी है ना तो ज्योग्राफी को एक लॉ मेकिंग थ्योरिजिंग कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करनी चाहिए, यानी कि इसकी स्टडी हमें नोमोथेटिंग के बेसिस पे करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी स्टडी हमें आइडियोग्राफिक यानी कि डिस्क्रिप्टिव वे में करनी चाहिए, यानी कि कोई भी फिनोमेनन अगर अपने उठा रहे हैं तो इसको पूरा ब्यौरा दे दो, अपने पूरा डिस्क्राइब कर दो, इस तरह से कहते हैं अपने इसको स्टडी करनी चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे एक तरह से इसकी दो अप्रोचेज भी है जिनको नाम आपको याद रखने, सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच क्या कहती होगी, वो ये कहती होगी कि ज्योग्राफी की स्टडी आप एक सिस्टम के साथ करो। सिस्टम के साथ का मतलब अगर आप मान लो पूरी दुनिया की स्टडी कर रहे हो तो पूरी दुनिया की स्टडी में आप पहले किसकी स्टडी करना चाहते हो, मान लो किसी कॉन्टिनेंट की स्टडी कर रहे हो तो उसको एक सिस्टम के साथ उस कॉन्टिनेंट की कंप्लीट स्टडी करो। उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये कहते हैं रीजनल अप्रोच ये कहते हैं कि किसी भी रीजन की अगर आप स्टडी करो तो उस रीजन की कंप्लीट स्टडी करो। जैसे मान लो अगर अपने वाटर फिनोमेनन की स्टडी करें तो वहां के वाटर को जानो, वहां के डेजर्ट को जानो, वहां के क्लाइमेट को जानो, इस तरह से स्टडी करो। कहीं ना कहीं ये दो अप्रोच दी गई, सिर्फ आपको आंखों से निकालना है इनको कि कहीं ना कहीं वन मार्कर में अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे। ऊपर भी वन मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके रिगार्डिंग ड्यूअलिज्म क्या कहता है, तो एक लॉ मेकिंग थ्योरिजिंग है और दूसरा क्या कहता है, डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक कहता है। ये बात आपको याद रखनी है। खैर इन दोनों ही बातों को बाद में कहा गया कि ये दोनों ही जो बातें हैं ये रोंग है। जो अपने इसके ऊपर डाइकोटोमी कर रहे हैं ना, ये दोनों ही बातें कर रहे हैं कि इनकी स्टडी हमें नोमोथेटिक करनी चाहिए, इसकी स्टडी हमें आइडियोग्राफिक करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहा गया कि ये दोनों बातें रोंग है। हमें अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करनी है ना तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी के साथ मिला के करना, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी से अलग नहीं है। ये दोनों क्या है, इनसेपरेबल है, अलग नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। इस डाइकोटोमी को यहां पे अंत किया गया, यहां पे खत्म किया गया और इसको समझाया गया कि कई बार हम क्या करते हैं, फिजिकल चीजों को समझने के लिए उन्हें ह्यूमन एट्रीब्यूट दे देते हैं, यानी कि वहां पे मेटाफर का यूज कर देते हैं, वहां पे ह्यूमन एनाटॉमी का यूज करते हैं। तो वो ह्यूमन एनाटॉमी का हम यूज क्यों करते हैं उन फिजिकल चीजों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें इंसान से, हम उन्हें ह्यूमन से रिलेट कर रहे हैं, और ह्यूमन से रिलेट कर रहे हैं तो दोनों अलग नहीं है। बस सिंपल सी बात ये याद रखना कि दोनों अलग नहीं है, इनसेपरेबल है ये दोनों, यानी कि सेपरेबल नहीं है। अब यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है वन मार्कर, जो सीयूटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट रहता है और आपकी क्लास 12 ज्योग्राफी वैसे जो आप सीबीएसई का पेपर दोगे वहां पर भी इंपॉर्टेंट रहता है, वहां पर एमसीक्यूज यहां से बन सकता है। तो ये आपको याद रखना कि फेस ऑफ द अर्थ ये अपने एक सिंबल यूज करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी के तौर पर यूज करते हैं, बाकी रियलिटी में कोई अर्थ का फेस नहीं होता। तो यहां पे हम एक तरह से उसे ह्यूमन एट्रीब्यूट दे रहे हैं। फिर आई ऑफ द स्टॉर्म
माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट या नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द स्टूमस और प्रोफाइल ऑफ द सोइल। ये सारे जो वर्ड अपने यूज कर रहे हैं ये बेसिकली ह्यूमन के लिए यूज होने वाले वर्ड है, लेकिन इनको डिफरेंट जो फिजिकल के फिनोमेनन है उनके साथ यूज करके हम उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी दे रहे हैं, हम उन्हें एक तरह से ह्यूमन एट्रीब्यूट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन वर्ड से अपने समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों क्या है, एक ही है। ये इनसेपरेबल सब्जेक्ट है, इनको अपने अलग से स्टडी नहीं कर पाते, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो यहां तक अपनों ने क्या क्वेश्चन कवर करा, यहां पे सबसे पहला हमारे क्वेश्चन ये कवर करा कि ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है, तो ये इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटिव का मतलब क्या होता है, जो कई सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके जोड़ के पढ़ाया जाए। और ये इंपेरिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें अपने जिस प्रकार साइंस के अंदर हम हर चीज को देखते हैं कि कोई अगर इवेंट हो रहा है तो उसके पीछे कौन सा फैक्ट काम कर रहा है, सेम ऐसे ज्योग्राफी में अगर कहीं पे लोग ज्यादा रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे हैं, कहीं पे बारिश ज्यादा हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कहीं पे आंधियां तूफान आ रही है तो वो क्यों आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद अपने बात करते हैं, तो यहां पे ये बात करते हैं कि इसके दो कंपोनेंट है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा कौन सा है, ह्यूमन बीइंग। अब फिजिकल जो एनवायरनमेंट या फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, जो बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट से डील करता हो, और ह्यूमन ज्योग्राफी वो है जो कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट का ह्यूमन के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है इसको बताता है, तो वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। फिर हमने पढ़ा ड्यूअलिज्म कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर आया, यानी कि इसके ऊपर दो मतभेद बताए, यानी कि किसी लोगों ने कहा कि इनकी स्टडी लॉ मेकिंग थ्योरिज्म जिसी को बोलते हैं अपने नोमोथेटिक स्टडी करनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसकी स्टडी अपने को कैसे करनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव या आइडियोग्राफिक में करनी चाहिए। इसकी दो अप्रोच है, एक रीजनल और एक सिस्टमैटिक, इनको अपनों ने जान लिया। और यहां पे ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ह्यूमन एनाटॉमी के थ्रू बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कि विलेज टाउन को डिस्क्राइब करा एज अ ऑर्गेनिज्म के तौर पे। जर्मन ज्योग्राफर ने डिस्क्राइब करा है स्टेट या कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में बन सकता है, एमसीक्यूज में बन सकता है कि कौन से ज्योग्राफर ने एक जो स्टेट है हमारा, जो कंट्री है हमारी, जो गांव है हमारे, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे बताया, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे जर्मन ज्योग्राफर ने बताया। यानी कि कहीं ना कहीं इनसे फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन के साथ लिंक कर दिया बेसिकली। अब नेटवर्क ऑफ रोड है, रेलवेज है, वाटरवेज है, इनको आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन बताया, यानी कि कहा गया कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो आर्टरीज का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना, सेम वैसे ही ये जो नेटवर्क ऑफ रोड है, रेलवेज है, वाटरवेज है, ये कहीं ना कहीं यहां पे इनसे डिफरेंट टाइप के जो व्हीकल्स है वो मूव ऑन करते हैं यहां से, तो इसीलिए ये क्या काम करते हैं, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन का काम करते हैं। यानी कि डेफिनेटली यहां से इन लाइन से अपने को यही पता चल रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक करवाने का काम किया गया। तो इन लाइंस को थोड़ा थोड़ा अंकों से निकालना है कि कहीं में 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाए तो आप वहां से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये किसी को भी याद नहीं करनी डेफिनेशन, लेकिन कहीं से भी अगर एमसीक्यूज आ जाए तो वो पूछ लेंगे कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो इनके की वर्ड्स आपको आंखों से निकाल के जाने हैं जिसके बेसिस पे आप बता सको। लेकिन डेफिनेशन को पढ़ेंगे जरूर पूरा, ताकि ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं किसे आपको पता लगना चाहिए। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक साइंथेटिक स्टडी है और वो रिलेशनशिप बताता है, किसके रिलेशनशिप की, बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक साइंथेटिक स्टडी है जो रिलेशनशिप बताता है ह्यूमन सोसाइटी का अर्थ के सरफेस के साथ। ये डेफिनेशन आपको याद रह जाएगा, कल को ह्यूमन ज्योग्राफी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। लेकिन अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एग्जाम में ये डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये वर्ड्स किसने कहे, ये डेफिनेशन किसकी है, तो आपको इसमें कीवर्ड याद रखो साइंथेटिक स्टडी। साइंथेटिक स्टडी वर्ड बोलने वाले भाई साहब थे रेटजल। दूसरी अगर वर्ड पढ़े, दूसरी डेफिनेशन पढ़े जो कि एलन सी सैंपल ने दी है, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक स्टडी है जो कि चेंजिंग रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में, ये बताया। तो इसमें आपको कीवर्ड क्या याद रखना है, अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ। ये वर्ड बोलने वाले भाई साहब थे एलन सी सैंपल। और तीसरी डेफिनेशन को बात करें तो इसको मैं कंप्लीट नहीं बोल रहा, बस आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। पॉल वाइडल डे ला ब्लेज की डेफिनेशन में आपको याद रखना है साइंथेटिक नॉलेज वर्ड का जिस भाई साहब ने यूज किया उनकी डेफिनेशन का कीवर्ड हो जाएगा साइंथेटिक नॉलेज। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है तो आप यहां पे एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कैसा है। भी नेचर कैसा है ह्यूमन ज्योग्राफी का, एक छोटा सा टॉपिक है। तो क्या बात बता रहे हैं, यही सेम बात कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं स्टडी किसकी करता है, इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट की और सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की। यानी कि इंसान के बीच और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में किस तरह का म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इसी को बताता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसी में आगे बताया गया कि कुछ एलिमेंट्स है जैसे हाउसेस हो गए, विलेज हो गए, सिटीज, रोड, रेलवे नेटवर्क, इंडस्ट्रीज हो गए, इन सारों को कहीं ना कहीं एक मेटीरियल कल्चर के तौर पे ये इंसान के द्वारा क्रिएट करे गए। तो ये कहीं ना कहीं जो इनको क्रिएट करा गया इंसान ने, तो इनको फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करके ही क्रिएट करा है। तो फिजिकल रिसोर्सेज को अगर यूज करके विलेज बनाया, सिटीज बनाया, रोड रेलवे नेटवर्क बनाया, तो कहीं ना कहीं आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए अपने कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या बताता है, इंटरेक्शन बताता है फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में और ह्यूमन की कल्चर, ह्यूमन के साथ। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा यहां से आता है जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है,
जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जिसका दूसरा नाम है एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म, और तीसरा नाम जिसको डेटरमिनिज्म भी कहते हैं। ये क्या है? तो भाई नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वो टाइम पीरियड था जब कभी इंसान डेवलप नहीं हुआ था, यानी कि अर्ली टाइम पीरियड में जब इंसान इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई थी, उस टाइम में इंसान क्या करता था? नेचर से अफ्रेड फील करता था। यहां पे मैंने नोट्स के अंदर हर एक जो कीवर्ड्स है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उनको बोल्ड किया हुआ है, तो ये आपके आंसर के की पॉइंट्स बनेंगे। इनको आपको सेम एज इट इज अपने आंसर में लिखना है, जैसा भी क्वेश्चन आए आपको डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। तो यहां पे क्या लिखा है कि भाई जो उस टाइम में इंसान थे वो अफ्रेड फील करते थे नेचर से, नेचर को सुनते थे, यानी कि नेचर को ओबे करते थे, नेचर की बात मानते थे, नेचर की वर्शिप करते थे उस टाइम के इंसान, क्योंकि इंसान के पास प्रॉपर घर नहीं था, इंसान के पास कोई भी तरह की फैसिलिटी नहीं थी, इंसान के पास टेक्नोलॉजी का तो टी भी नहीं था उस टाइम में ना। तो उस टाइम में इंसान कैसी कंडीशन में रहता था? उस टाइम में इंसान स्टेट ऑफ नेसेसिटी में रहता था, यानी कि जितनी भी चीजें उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए बस उतना ही काम करता था, वो वहां पे एक्स्ट्रा कुछ भी कमाने का प्रयास नहीं करता था। और उस टाइम की कंडीशन में इंसान जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको मदर नेचर के तौर पे ट्रीट करता था। ये वर्ड आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां पे मदर नेचर को मैं हाईलाइट नहीं कर पाया हूं, इसके लिए आप ध्यान देना। तो उस टाइम में जो नेचर था वो कहीं ना कहीं ह्यूमन पे डोमिनेट करता था। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, या जिसको एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म कहते हैं, वो किसे कहते हैं? जब इंसान डेवलप नहीं था, इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंसान अफ्रेड फील करता था नेचर से, नेचर को मदर नेचर मानता था, नेचर को लिसन करता था, नेचर की वर्शिप करता था और स्टेट ऑफ नेसेसिटी में रहता था। और उसी टाइम पीरियड में जो नेचर है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता था ह्यूमन बीइंग के ऊपर। इसी कंडीशन को अपने बोलते हैं एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब दूसरा फिनोमेनन को जानते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर किसे कहते हैं, यानी कि जब इंसान ने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसने टेक्नोलॉजी को डेवलप करके नेचर के ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दी थी। वो कैसे कर दी थी कि जैसे इंसान ने फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को जान के, हीट के कॉन्सेप्ट को जान के फायर को जनरेट कर लिया, डीएनए के सीक्रेट को जान के और जेनेटिक के बारे में जान के उन्होंने बहुत सारी डिजीज के ऊपर कंकर करना शुरू कर लिया, मतलब बहुत सारी डिजीज को कंट्रोल कर लिया। वैसे ही उन्होंने एरोडायनामिक के कॉन्सेप्ट को जान के फास्टर प्लेन्स बनाना शुरू कर दिया। तो इस कंडीशन में टेक्नोलॉजी के यूज के साथ साथ इंसान ने क्या कर दिया? स्टेट ऑफ नेसेसिटी से इंसान मूव ऑन हो गया स्टेट ऑफ फ्रीडम पे, यानी कि अब इंसान सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम नहीं करने लग गया, अब उसने टेक्नोलॉजी का यूज करके जो उसके मन में आ रहा था वो काम कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं नेचर के ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दी थी। उसको जो चीजें जहां पे बनानी थी वो बनानी शुरू कर दी, जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स थे उनको काट के वहां पे रेस्टोरेंट, वहां पे प्लेस बना दिए, वहां पे पैलेस बना दिए, वहां पे हिल्स वगैरह को काट के वहां पे अपने अकॉर्डिंग काम कर दिया, फॉरेस्ट को काट के वहां पे माइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया, इवन आपको पता है स्पेस तक जाने शुरू कर दिया, सैटेलाइट तक लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो ये वो टाइम था जहां पे टेक्नोलॉजी के आने से इंसान ने नेचर के ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दिया और इंसान ने अपने इंप्रिंट्स का मतलब था अपनी छाप हर जगह छोड़नी शुरू कर दी। तो इस कंडीशन को बेसिकली बोलते हैं कि जब इंसान ने अल्टीमेटली ह्यूमन ने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया डोमिनेंस करना नेचर के ऊपर। इस कंडीशन को ही अपने बोलते हैं पॉसिबिलिज्म या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बोलते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसे मान लो कि इंसान ने अपनी लिमिट को क्रॉस करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी का यूज करके एक तरह से नेचर को ओवरकम करना शुरू कर दिया था। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब थर्ड आती है जिसको बोलते हैं नियो डेटरमिनिज्म या मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग या स्टॉप एंड गो डेटरमिनिज्म भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि जो ऊपर के दोनों ही चीजें हैं, चाहे वो डेटरमिनिज्म हो और चाहे वो पॉसिबिलिज्म हो, वो दोनों ही कहते सही नहीं है। इंसान को कहते अगर डेवलपमेंट करनी जरूरी है तो फर्स्ट कंडीशन में तो कहते इंसान डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहा था, तो कहते वो तो बिल्कुल सही नहीं है। और सेकंड कंडीशन में कहते इंसान ने नेचर के ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, कहते वो भी रॉन्ग है। क्योंकि इंसान कहते इस तरह से नेचर को डोमिनेंस करेगा, नेचर को एक्सप्लॉइट करेगा तो आने वाली चीजों में रिसोर्सेज हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट है, ये देखने को हमें मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच का पाथ अपनाना चाहिए हमें, उसे ही बोलते हैं नियो डेटरमिनिज्म, उसी को बोलते हैं मिडिल पाथ और इसी को हिंदी में बोलते हैं मध्यम मार्ग। और इसी का एक नाम रखा स्टॉप एंड गो डेटरमिनिज्म, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने समझाया कि जिस प्रकार अपने जब रोड पे चलते हैं तो अपने ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से फॉलो करते हैं कि वहां पे अगर अपने को रेड लाइट है तो वो इंडिकेट करती है कि हमें स्टॉप करना है, एम्बर या येलो लाइट है तो वो हमें इंडिकेट करती है कि हमें रेडी होना है, और सेम ग्रीन सिग्नल अपने को इंडिकेट करता है कि अपने को चलना है। तो सेम ऐसे ही कहते हैं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते टाइम इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि हमें कब रुकना है, कि अपने कहीं अननेसेसरी तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, तो उस टाइम में हमें रुकना है और सोचना है कि हमें रिसोर्सेज को किस तक यूज करना है। तो इसलिए इन्होंने ये बातें बताई। इन्होंने कहा कि इंसान जो एब्सोल्यूट फ्रीडम में रह के काम कर रहा है ना, वो सही नहीं है, ना ही तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी यानी कि जो स्टेट ऑफ नेसेसिटी
में इंसान रह रहा था शुरुआत के टाइम में, कहते वो सही है। ना ही जो एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी कि पॉसिबिलिज्म के टाइम में रह रहा था इंसान, वो सही है। इंसान को कहते हैं कॉन्कर करना है एनवायरनमेंट को, लेकिन कहते हैं उसको ओबे करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी का यूज इतना करना है कि जिसके अकॉर्डिंग जो उसको काम चाहिए वो करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक्सप्लॉइट करो। तो अपनी विद इन लिमिट में रह के वो क्या करना है, नेचर को जीतना है। नेचर को विद इन लिमिट में रह के वो काम करेगा। कहते हैं ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जहां पे ह्यूमन विदाउट मतलब बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के कहते हैं वो मूव ऑन आगे कर सके। तो यहां पे एक वर्ड लिखा है कि देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट, यानी कि इंसान को इतना ही काम करना है जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डैमेज ना पहुंचाए। इस लाइन का मतलब वो यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट फ्रीडम में रह के जो मन में आए वो काम करे, टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइज करना है वो करे। ऐसे ही करने से कहीं ना कहीं हम जो है नेचर है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसका रिजल्ट अपने को देखने को मिल रहा है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग अपने को देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। ये सारी कंडीशन कहते हैं अपने को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो नियो डेटरमिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये बातें आपको याद रखनी है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं अपने अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की। अप्रोचेज क्या है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। अप्रोचेज क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी की, मैं आपको कंप्लीट बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है आपको फोटो थोड़ी सी धुंधली नजर आए, क्योंकि ये मैंने सीधी एनसीईआरटी से ही फोटो उठाई है, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, बट ठीक है मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे पहले अप्रोचेज में आपके लिखा हुआ है अर्ली कॉलोनियल पीरियड, लेटर कॉलोनियल पीरियड, फिर लिखा है 1930, फिर 1950, 70 और 1990। ये अप्रोचेज के टाइम पीरियड में लिखा हुआ है। तो इसको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान दो। पहले आप पीरियड को याद करो। पीरियड को कैसे याद करोगे कि सबसे पहला वो टाइम पीरियड जब कॉलोनियल पीरियड हुआ था या होना ही वाला था, अभी शुरुआत नहीं हुई थी कहीं ना कहीं कॉलोनियल पीरियड की। जो ट्रेवलर्स थे वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे थे, तो उसको बोलते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड। फिर जब कॉलोनियल पीरियड हो गया तो उसको बोलेंगे लेटर कॉलोनियल पीरियड। तो दो ऐसे याद हो गया। उसके बाद 20-20 साल का गैप करते हुए आगे चलना है कि 1930 टाइम पीरियड, फिर 1930 के बाद 1950, फिर 1970, 1990। इस तरह से आपको पीरियड याद रह जाएंगे। क्या, अर्ली कॉलोनियल, लेटर कॉलोनियल, 1930, 1950, 1970, 1990। ये आपको पीरियड याद रहेंगे। अब बात करते हैं कि कौन से पीरियड में कौन सी अप्रोचेज आई। क्वेश्चन सेम ऐसा ही पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा, ये एमसीक्यूज में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको बनेगा यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन ही बनता है मेनली। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कौन से पीरियड में कौन सी अप्रोच है, ये कौन सी अप्रोच कौन से पीरियड से बिलोंग करती है। तो अब अगर आपको पीरियड याद हो गया तो अब अप्रोच याद करवाने का तरीका याद करवाता हूं। यहां पे मैंने ट्रिक मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन मैं सीधा ही आपको बताऊंगा। एक्सप्लोरेशन आपके सामने लिखा हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसका पहला वर्ड आपको लेना है EX, वहां पे दूसरे में लिखा है रीजनल एनालिसिस, इसका पहला वर्ड लेना है RE। तो क्या बन गया, एक्स-रे बन गया, और आगे एरियल डिफरेंशिएशन का A लेना है। तो EXREA, इसे प्रोनाउंस क्या करेंगे, एक्स-रे, एक्स-रे करेंगे। नेक्स्ट आ गया स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, इसका वर्ड लेना है SPA। और उसके बाद एमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल और बिहेवियल स्कूल है, इसका वर्ड लेना है अपने को एमरजेंस को एमरजेंसी मानना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला वर्ड है पोस्ट। तो अब क्या होगा, ऐसे याद रखो कि एक स्टोरी है, भी एक लड़का है, लड़का क्या करता है, जिम विम करता है। तो जिम करवाने के बाद उसको कहीं ना कहीं मसल्स में पेन वगैरह होते हैं, तो वो क्या करवाता है, एक्सरे करवाता है। बस ये पहली वाली कहानी याद रहेगी। अब क्या क्या करवाने गया, वो एक्सरे करवाता है। तो एक्सरे करवाया, एक्सरे करवाने के बाद उसको लगा, उसको डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई तू ऐसे कर, स्पा करवा ले, थोड़ी थोड़ी मसाज करवा ले, उससे क्या होगा, तेरे मसल्स ठीक हो जाएंगे, तेरे को रिलैक्स मिलेगा। तो वो क्या करवाता है, स्पा करवाता है। स्पा करवाने के बाद तुरंत ही, और तुरंत को अपने बोल देंगे इमरजेंसी में, यानी कि इमीडिएटली इमरजेंसी में ही उसने क्या कर दी, पोस्ट कर दी। और आजकल है ही ऐसा कि इंसान कोई काम करने से पहले अपनी पोस्ट करता है। तो सेम ऐसे ही उसने क्या करा कि एक लड़का है, क्या करता है, वो एक्सरे करवाने के बाद स्पा में गया, स्पा करवाने के बाद इमरजेंसी में पोस्ट कर दी। तो इससे आपको याद रह जाएगा ये सारी की सारी अप्रोचेज, पीरियड उधर याद रहेंगे, अप्रोचेज ये। तो अब आपको अर्ली कॉलोनियल में क्या सामने याद रह जाएगा, EX वर्ड लेना है। अब एक्सरे के अंदर 3 चीजें आ रही है, EX से एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, RE से रीजनल एनालिसिस, A से एरियल डिफरेंशिएशन, और स्पा से स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, और इमरजेंसी से आपको ये याद रखना है इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल और बिहेवियल स्कूल। ये 3 टाइप के स्कूल हुए, और लास्ट में पोस्ट से पोस्ट मॉडर्नाइजेशन याद रहना है। तो अब अपने को बात करना है कि 1930 का जो टाइम पीरियड था वहां पे एरियल डिफरेंशिएशन का काम हुआ। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ, सॉरी पहला वाला रह गया हमारा। सबसे पहली बात करते हैं कि अर्ली कॉलोनियल जो पीरियड था हमारा, उसमें एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन का काम हुआ। यानी कि उस टाइम पीरियड में हमने डिफरेंट एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू करा, डिस्कवरी करनी शुरू करी नए नए एरिया में, ठीक है। जब अभी तक कॉलोनियल पीरियड शुरुआत हो रही थी या हुई भी नहीं थी कई एरिया में।
फिर जैसे ही कॉलोनियल पीरियड आ गया तो वहां पे रीजनल एनालिसिस हो गया, यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं हम हर एक रीजन की यूनिकनेस को चेक करने लगे। इसको आपको ध्यान देना है, यूनिकनेस नहीं है यहां पे, रीजनल एनालिसिस का मतलब यहां पे हम हर एक रीजन की स्टडी करने लगे, पूरी अर्थ को एज अ होल मानते हुए हर एक रीजन की स्टडी करने लगे। तो यहां पे क्या हुआ, रीजनल एनालिसिस में क्या कि हर एक रीजन की स्टडी करने लगे। तीसरी बात पे जो आती है 1930 वाला, जिसमें एरियल डिफरेंशिएशन है, यानी कि हर एक एरिया को दूसरे एरिया से अलग कैसे होता है, तो उसके बेसिस पे उसकी यूनिकनेस को चेक करना शुरू कर दिया। फिर 1950s का जो टाइम पीरियड था, जिसमें 1960s भी आ रहा है, उसमें स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन में आपको याद रखना है कि यहां पे कहीं ना कहीं हमने यूज ऑफ कंप्यूटर्स और सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल्स के टूल्स यूज करने शुरू कर दिए, जो लॉज है फिजिक्स के वो अप्लाई करना शुरू कर दिया ह्यूमन फिनोमेनन को जानने के लिए। और साथ ही साथ में इसको पर्टिकुलर बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। तो याद रखना, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन को ही अपने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बोलते हैं। यहां पे अपने फिजिक्स के लॉज को अप्लाई कर लिया, ह्यूमन फिनोमेनन को जानने के लिए कंप्यूटर्स यूज होने लगे, स्टैटिस्टिकल्स टूल्स यूज करने लगे, हमने ह्यूमन की कंडीशन को जानने के लिए, डिफरेंट फिनोमेनन को जानने के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे 1970s में एमर्जेंस ऑफ 3 थॉट्स ऑफ स्कूल हुए, यानी कि यहां पे 3 टाइप्स के थॉट्स इमर्ज हुए, जिनको यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपकी बुक में अलग से दिखाया हो तो आप चाहो तो वहां से पढ़ लेना। मैंने आई थिंक ये नोट्स में डाला नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको सीधा ही बताने का प्रयास करूंगा, सारी चीजें समझा दूंगा। 3 थॉट्स में यहां पे सबसे पहला जो ह्यूमनिस्टिक है वो कहीं ना कहीं ये बात करता है कि ह्यूमन है उसके वेलबींग के लिए कैसे काम करा जाए, उसकी सोशल वेलबींग हो, ये थॉट इस पे बात करता है कि ह्यूमन की वेलबींग कैसे हो, इस पे काम करता है। रेडिकल है वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे बेस है, वो ये कहता है कि पूरी दुनिया में जो पॉवर्टी आई है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म के कारण आई है। पूरी दुनिया में पॉवर्टी इसलिए आई है क्योंकि जो रिसोर्सेज है उन पे सिर्फ थोड़े से लोग कहते रूल करते हैं, और वो कौन से कैपिटलिज्म लोग हैं। तो ये कहता है। बिहेवियर स्कूल है वो कहीं ना कहीं ये बात आपको बताता है कि पूरी दुनिया में अगर अपने को स्टडी करनी है तो बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो कहीं ना कहीं हर एक का जो बिहेवियर है वो उसके एथनिक, वो उसकी कास्ट, वो उसके रिलीजन के ऊपर वेरी करता है। यानी कि किसी इंसान की जैसी कास्ट है, जैसा कुछ ना तक एथनिक है उसका, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं चेंज होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं 1990 में पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। इसके अंदर कहीं ना कहीं सिर्फ ये होने लग गया कि जो भी हमने लॉज बनाए थे, यूनिवर्सल जो थ्योरी बनाई थी, उन पे क्वेश्चन करना टाइम पीरियड आ गया कि अब भाई मॉडर्नाइजेशन आ रही थी पूरी दुनिया में, तो ये वो टाइम पीरियड था जब कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल की थ्योरीज दी गई उन पे क्वेश्चन करना शुरू करा गया कि ये चीज कैसे हो रही है। तो आई होप ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड और सब फील्ड क्या है। तो भाई ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड याद करना बड़े आसान है। इसके 6 फील्ड आपकी बुक में नाम दिए हैं, और वो 6 फील्ड को याद करने का मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूं कि इंसान से क्या चीजें बिलोंग करती है। भाई इंसान एक सोसाइटी में रहता है तो सोशल ज्योग्राफी उसका एक फील्ड है। इंसान रहने के लिए प्रयास करेगा एक अर्बन में, अर्बन सेटलमेंट करेगा तो अर्बन ज्योग्राफी उसका एक पार्ट है। इंसान पॉलिटिक्स करता है तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी इसका एक सब फील्ड है। इंसान क्या करता है, इंसान पॉपुलेशन होती है इंसान की खुद की, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी इसका एक फील्ड है। और इंसान सेटलमेंट रहने के लिए डिफरेंट प्लान लेके आता है तो सेटलमेंट ज्योग्राफी है वो इसका एक फील्ड है। इसके अलावा एक यहां पे रह गया वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। भाई इंसान है वो पैसे तो कमाएगा, तो वो ये है इसके सब फील्ड इसके। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड कौन कौन से हो गए, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट और इकोनॉमी, यानी कि पैसे कमाने के लिए इंसान काम करेगा। अब सभी को इनके सब फील्ड की बात करते हैं। तो सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज बेसिस में कि इनमें से कौन सा एक सोशल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। तो आपको कैसे याद रखना है, एक सोसाइटी में क्या क्या चीजें आती है उसको ध्यान रखो। एक सोसाइटी का अपना बिहेवियर होता है तो बिहेवियर ज्योग्राफी सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है। क्या एक सोसाइटी वेलबींग के लिए काम करेगी अपने, बिल्कुल करेगी। हर एक सोसाइटी चाहती है कि उसकी वेलबींग हो, तो वेलबींग इसके लिए काम आता है, मतलब ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इसका एक पार्ट है सब फील्ड। क्या कोई भी जो हमारी सोसाइटी है वो ज्योग्राफी ऑफ लेजर, यानी कि कहीं ना कहीं वो प्रिविलेज इंजॉय करना चाहेगी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से खाली पीली रहना चाहेगी, कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाहेगी, तो जी बिल्कुल चाहेगी, कोई भी सोसाइटी ऐसा चाहेगी। क्या कोई भी सोसाइटी है उसकी खुद की एक कल्चर होती है क्या, जी बिल्कुल होती है, तो कल्चरल ज्योग्राफी। कोई भी सोसाइटी उसके डिफरेंट जेंडर होंगे तो जेंडर ज्योग्राफी। कोई भी सोसाइटी है तो उसकी अपनी एक हिस्ट्री होती है तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इसका पार्ट है, सब फील्ड है इसका। और कोई भी सोसाइटी है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की तो नीड पड़ेगी, तो ऐसे याद रखो कि इसकी मेडिकल ज्योग्राफी। तो ये इसके सब फील्ड आपको याद रहेंगे। बस सिर्फ आगे जो देर का उसमें ये याद रखना कि बिहेवियर ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं वो साइकोलॉजी में करते हैं, और कल्चर की स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और मेडिकल ज्योग्राफी यानी कि मेडिकल ज्योग्राफी की अगर स्टडी करते हैं तो इसे एपिडोमोलॉजी कहते हैं, ये बस याद रखना। अर्बन ज्योग्राफी के कोई पार्ट नहीं है, हो गया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से सब फील्ड आते हैं, तो एक याद रखो कि जो हमारे पॉलिटिक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इलेक्शन करवाया जाता है, तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी यहां आती है। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, वो ही क्या करते हैं, मिलिट्री को अपॉइंट करते हैं, तो ऐसे याद रखो मिलिट्री ज्योग्राफी है वो भी इसमें आती है। ऐसे याद करने का ये तरीका बता रहा हूं आपको। इलेक्टोरल ज्योग्राफी की स्टडी को हम सेफोलॉजी कहते हैं, और मिलिट्री ज्योग्राफी की स्टडी मिलिट्री साइंस में होती है। आगे देर क्या कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी
ज्योग्राफी की स्टडी कहां होती है, तो उसको डेमोग्राफी कहते हैं, बेसिकली पॉपुलेशन ज्योग्राफी की स्टडी करना, ये हो ही गया। और सेटलमेंट ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो यहां पे दे नहीं रखी मैंने, गलती से वो रह गया, तो कोई बात नहीं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सब फील्ड कौन कौन से आएंगे भी, जहां जहां से हम पैसे कमाते हैं वो सारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर से कमा रहे हो, चाहे हम रिसोर्सेज से कमा रहे हो, चाहे हम मार्केटिंग से कमा रहे हो, चाहे हम इंटरनेशनल ट्रेड से कमा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो पैसे कमाने से रिलेटेड है ना, वो सारी के सारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सब फील्ड है।